आज का डिस्कशन प्रारंभ करते हैं। ये डिस्कशन बिहार दरोगा का जो पूछा गया क्वेश्चन है, ज्ञान बिंदु पब्लिकेशन, ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी की जो पुस्तक है उसी पुस्तक से हम पूरी तरीक़ा से डिस्कशन करा रहे हैं। पिछले बार का जो हम पीटी मेंस का क्वेश्चन करा चुके थे, जो 2023 में परीक्षा हुई थी मद्य निषेध दरोगा का, ये पूरी तरीक़ा से बिहार पुलिस अवर निरीक्षक दरोगा की जो परीक्षा हुई थी 2018 की, उसी परीक्षा के क्वेश्चन का डिस्कशन इस वीडियो के माध्यम से पूरी तरीक़ा से प्रारंभ की जा रही है। पीछे 4 वीडियो आपको पूरी तरीके से प्लेलिस्ट में डाला गया है, आप वहाँ से देख सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन में देखते हैं कि सत्रिया किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। सबसे पहले समझते हैं कि शास्त्रीय नृत्य की संख्या कितनी है। तो शास्त्रीय नृत्य की संख्या वर्तमान में 8 है और सत्रिया जो शास्त्रीय नृत्य है कहाँ का है, असम का है। कुछ शास्त्रीय नृत्य है वहाँ, उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग चर्चा कर लेते हैं। सत्रिया असम की शास्त्रीय नृत्य है। भारत की 8 प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है, इस बात को याद रखना है। भारतनाट्यम कहाँ का है, तमिलनाडु का है, दक्षिण भारत में तमिलनाडु का है। भारतनाट्यम सबसे प्राचीन नृत्य के रूप में याद रखा जाता है। इस नृत्य को तमिलनाडु में देवदासियों द्वारा विकसित व प्रसारित किया गया था। देवदासी का मतलब कि मंदिर में बहुत सारी लड़कियां, बहुत सारी महिलाएं, लड़कियों को ही कहा जा सकता है। बहुत सारी लड़कियां शादी विवाह नहीं करती थी और भगवान के भक्ति में लीन हो जाती, उसी को देवदासी प्रथा के रूप में याद रखा जाता था। इसके कलाकार कुछ हुआ करते थे, यामिनी कृष्णमूर्ति, सोनल मान सिंह, रुक्मिणी देवी, मृणालिनी साराभाई। विक्रम साराभाई जो अंतरिक्ष विज्ञान के जनक माने जाते हैं, उन्हीं की पत्नी का नाम है मृणालिनी साराभाई। कुचिपुड़ी कहाँ का लोक नृत्य है, आंध्र प्रदेश का है। इसका आधार भरत मुनि के नाट्य शास्त्र से संबंधित है। नाट्य शास्त्र पुस्तक के लेखक भरत मुनि, और भरत मुनि के नाट्य शास्त्र का आधार है कुचिपुड़ी लोक नृत्य, जो कि आंध्र प्रदेश से संबंधित है। इसके प्रमुख कलाकार यामिनी कृष्णमूर्ति, लक्ष्मी नारायण, राधा रेड्डी, राजा रेड्डी आदि लोग पूरी तरीके से है। ओडिसी, यह उड़ीसा के प्रचलित नृत्य का प्राचीनतम शैली है। इस नृत्य के माध्यम से समर्पण का भाव धारण किए गए नर्तकियों की ईश्वरीय स्तुति प्रस्तुत की जाती है, यानी कि भगवान का पूरी तरह से स्तुति प्रस्तुत करने की परंपरा ओडिसी लोक नृत्य में है। कथकली केरल का लोक नृत्य है। कथक उत्तर भारत का है, इस बात को याद रखिएगा। मणिपुरी जो कि मणिपुर का है। मणिपुरी लोक नृत्य कहाँ का शास्त्रीय नृत्य, मणिपुर का है। मोहिनीअट्टम कहाँ का है, केरल का है। थोड़ा सा इसको याद रखिएगा, मोहिनीअट्टम कहाँ का है, केरल का है। मोहिनीअट्टम यह केरल का 2 शास्त्रीय नृत्यों में से एक है जो काफ़ी लोकप्रिय है। मोहिनी नृत्य का शब्द मोहिनी नाम से बना हुआ है। मोहिनी रूपी हिंदू देवी देवता भगवान विष्णु में धारण किया गया था ताकि बुरी ताकतों पर अच्छी ताकत की जीत हो सके। मोहिनीअट्टम के कलाकार कल्याणी अम्मा, भारती शिवाजी, रागिनी देवी, हेमा मालिनी, श्री देवी, इन लोगों का संबंध किससे है, मोहिनीअट्टम से है। तो भारत में 8 शास्त्रीय नृत्य है। शास्त्रीय नृत्य के बारे में पूरी तरीके से हम लोग चर्चा कर ली है। आगे हम लोग दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था। भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र किया गया था सिंदरी में। सिंदरी कहाँ पे है, झारखंड में। स्वतंत्र भारत का सबसे पहला कारखाना कहाँ पे खोला गया था, उर्वरक का कारखाना सिंदरी झारखंड में 1951 में खोला गया था। आगे देखते हैं, स्वतंत्र भारत का प्रथम उर्वरक का कारखाना सिंदरी जो कि झारखंड 1951 में बनाया गया था। भारत में प्रथम उर्वरक का कारखाना 1906 में रानीपेट जो कि तमिलनाडु में बनाया गया था। भारत विश्व में उर्वरक का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता देश है, क्योंकि भारत कृषि प्रधान देश है और कृषि प्रधान देश में खाद की बहुत आवश्यकता होती है। तो भारत खाद के मामले में उत्पादन करने में भी और उपभोग करने में तीसरा नंबर स्थान पे आता है। चीन, अमेरिका एवं भारत विश्व में नाइट्रोजन युक्त उर्वरक का मुख्य उत्पादक देश है, यानी कि यूरिया का उत्पादन करने में भारत का स्थान तीसरा नंबर पे आता है। पोटेशियम फर्टिलाइजर पूरी तरीके से आयात करते हैं, यानी कि पूरी तरीके से दूसरे देश से हम लोग मंगाते हैं। भारत में सहकारी स्वामित्व वाले पहले उर्वरक कारखाना की स्थापना 1951 में सिंदरी तत्कालीन बिहार में स्थापना किया गया था। उर्वरक के उद्योग के लिए नेफ्था, कोक, भट्ठी गैस, हाइड्रोजन गैस, प्राकृतिक गैस, रॉक फॉस्फेट, जिप्सम आदि का पूरी तरीके से प्रयोग करते हैं। बल्लारपुर इंडस्ट्री लिमिटेड कागज़ के लिए प्रसिद्ध है, महाराष्ट्र में स्थित है। राजमुंद्री जो एक जगह था वो आंध्र प्रदेश में है। राजमुंद्री आंध्र प्रदेश में तंबाकू अनुसंधान संस्थान भी है जो गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। गोदावरी नदी त्र्यंबकेश्वर की पहाड़ी से निकलती है। गोदावरी नदी के किनारे नासिक शहर बसा हुआ है और गोदावरी नदी के तट पे कुंभ मेला का आयोजन भी होता है। किसी तत्व के समस्थानिक से क्या तात्पर्य है। समस्थानिक और संभारिक 2 प्रकार का शब्द होता है। याद रखिएगा कि अगर संभारिक नामक शब्द होगा, एक शब्द मिलेगा आपको संभारिक और एक मिलेगा समस्थानिक। तो संभारिक में द्रव्यमान संख्या समान होगा। द्रव्यमान का मात्रक होता है केजी और द्रव्यमान का मतलब शब्द होगा भारी। तो जिसका द्रव्यमान संख्या समान होगा उसको संभारिक बोलेंगे और जिसका द्रव्यमान संख्या अलग होगा, परमाणु संख्या समान होगा, उसको समस्थानिक बोलेंगे। आइए समझते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे है, किसी तत्व के समस्थानिक का तात्पर्य
तो यहाँ पे ऑप्शन देखिए कि उस तत्व का परमाणु, उस तत्व के वे परमाणु जिसके द्रव्यमान संख्या अलग अलग हो। देखिए द्रव्यमान संख्या अलग अलग होगा तो उसको समस्थानिक, और द्रव्यमान संख्या समान होगा, वस्तु भारी दिखेगा, भारी लगेगा, इसीलिए इसको क्या बोलेंगे, समभारी के रूप में याद रखेंगे। उस तत्व के वे परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्या अलग अलग हो समस्थानिक कहा जाता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। परमाणु संख्या के बारे में देखते हैं। समस्थानिक तत्व के परमाणु जिसकी परमाणु संख्या समान किंतु द्रव्यमान संख्या असमान हो उसे समस्थानिक कहा जाता है। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। सब में देखिएगा कि पूरी तरीक़ा से द्रव्यमान परमाणु संख्या समान है लेकिन द्रव्यमान संख्या अलग अलग है। ऊपर वाले को हम लोग द्रव्यमान संख्या बोलते हैं, जैसे हम यहाँ पे लिख रहे हैं 1, तो ऊपर वाला जो भाग है उसको द्रव्यमान संख्या, यहाँ पे लिखे 2 ये द्रव्यमान संख्या, और यहाँ पे लिखे 3 ये पूरी तरीके से द्रव्यमान संख्या। इस सब में परमाणु संख्या 1 है, यानी कि परमाणु संख्या तीनों में क्या है, समान है, लेकिन द्रव्यमान संख्या पूरी तरीके से अलग अलग है। तो जब परमाणु संख्या समान होगा, द्रव्यमान संख्या अलग अलग होगा, उसको हम लोग बोलेंगे समस्थानिक। आगे देखते हैं। हाइड्रोजन के समस्थानिक ट्राइटियम रेडियो सक्रिय गुण प्रदर्शित करता है। रेडियो सक्रिय तत्व का खोज हेनरी बेकेरेल के द्वारा किया गया था। सर्वाधिक समस्थानिक वाला तत्व पोलोनियम, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सर्वाधिक समस्थानिक वाला तत्व का नाम क्या है, पोलोनियम है, इस बात को थोड़ा सा याद रखना है। ऑक्सीजन के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। ऑक्सीजन के 3 समस्थानिक हैं। 3 समस्थानिक में देखिएगा कि सब में परमाणु संख्या समान है, कि परमाणु संख्या सब में क्या है, 8 है, लेकिन परमाणु द्रव्यमान 16 है, 17 है, 18 है। तो हाइड्रोजन का भी 3 समस्थानिक और ऑक्सीजन का भी 3 समस्थानिक। 3 समस्थानिक में अगर सभी का द्रव्यमान संख्या अलग अलग है उसको हम लोग बोलेंगे समस्थानिक, और यही द्रव्यमान संख्या समान हो जाता है उसको बोलते हैं हम लोग पूरी तरीक़े से समभारिक। समस्थानिक का उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं। किसी पुराने कार्बनिक पदार्थों की आयु जानने के लिए कार्बन के समस्थानिक C14 का प्रयोग करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता जब आप लोग पढ़िएगा तो उसमें पढ़िएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो पीरियड है, काल है, समय है, उसको पता करने कार्बन डेटिंग पद्धति का प्रयोग करते हैं। कार्बन डेटिंग का मतलब कार्बन 14 होता है। यही कार्बन के समस्थानिक के आधार पर किसी भी वस्तु का, किसी भी जीवाश्म का हम लोग उम्र पता कर लेते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का जो पीरियड है कार्बन डेटिंग पद्धति से ही पूरी तरीके से पता किया गया था। ये वैज्ञानिक आधार होता है। कैंसर के उपचार करने के लिए भी हम लोग कोबाल्ट 16 का प्रयोग करते हैं। यूरेनियम के समस्थानिक यूरेनियम 235 का प्रयोग परमाणु भट्ठी में ईंधन के रूप में करते हैं। घेंघा रोग के इलाज करने के लिए आयोडीन 131 का प्रयोग करते हैं, यानी कि ये अलग अलग प्रकार का समस्थानिक होता है। कैंसर के इलाज के लिए कोबाल्ट 16 का प्रयोग करेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूरेनियम का प्रयोग करते हैं हम लोग परमाणु भट्ठी में ईंधन के रूप में, और घेंघा रोग का इलाज करने के लिए पूरी तरीक़ा से आयोडीन 131 का पूरी तरीक़े से हम लोग प्रयोग करते हैं। आइए हम लोग आगे के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब देखते हैं हम लोग समभारिक के बारे में पढ़ते हैं। समभारिक को इंग्लिश में आइसोबार कहा जाता है। इंग्लिश नाम और हिंदी नाम भी थोड़ा सा याद रखिएगा। समभारिक को इंग्लिश में आइसोबार कहा जाता है। इसका पूरा परिभाषा देखते हैं। तत्वों के परमाणु जिसकी द्रव्यमान संख्या समान हो किंतु परमाणु संख्या असमान हो। हम आपको बताए थे कि समभारिक का मतलब कि भारी होगा, और कोई वस्तु भारी कब होगा, जब उसका द्रव्यमान संख्या समान होगा तब होगा। अगर द्रव्यमान संख्या समान है वस्तु पूरी तरीके से भारी होगा। देखिए ऊपर वाले को हम आपको बताए कि द्रव्यमान संख्या दोनों में कितना है, 40 है। इसका कितना है, 3 है, और इसका कितना है, 3 है। यानी कि द्रव्यमान संख्या समान है, परमाणु संख्या अलग अलग है, उसको हम लोग बोलेंगे समभारिक। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। एक शब्द मिलेगा समन्यूट्रॉनिक। समन्यूट्रॉनिक का मतलब आइसोटोन्स। समन्यूट्रॉनिक्स का मतलब कि जिसमें न्यूट्रॉन की संख्या क्या होगी, समान होगी। न्यूट्रॉन की संख्या निकालेंगे कैसे। न्यूट्रॉन की संख्या निकालने का एक फॉर्मूला होता है, सूत्र होता है द्रव्यमान संख्या माइनस परमाणु संख्या या प्रोटॉन की संख्या या इलेक्ट्रॉन की संख्या। हम आपको बताए थे इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर प्रोटॉन की संख्या और बराबर परमाणु संख्या, यानी एक ही व्यक्ति का 3 नाम। इलेक्ट्रॉन की संख्या भी जितना होगा उतना ही प्रोटॉन का संख्या होगा, उसी को परमाणु संख्या कहा जाता है। द्रव्यमान संख्या में से इलेक्ट्रॉन की संख्या, प्रोटॉन की संख्या, परमाणु संख्या घटाएंगे तो न्यूट्रॉन की संख्या पूरी तरीक़े से मिल जाएगा। इस क्वेश्चन के आधार पर हम लोग पूरी तरीके से बनाते हैं, यानी कि यहाँ पे 8 इसका द्रव्यमान संख्या, 4 इसका पूरी तरीके से परमाणु संख्या। घटाएंगे तो कितना बनेगा, यहाँ पे 4 होगा। ठीक, फिर इस क्वेश्चन के आधार पे अगर बनाते हैं, इसमें 7 है परमाणु द्रव्यमान और यहाँ पे 3 है, इसको घटाएंगे तो 4 होगा। लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या जब समान मिले, यानी कि 2 अगर हम लोग पूरी तरह से तत्वों के बारे में चर्चा करेंगे, दोनों तत्वों में देखेंगे कि न्यूट्रॉन की संख्या समान है, उसको सम न्यूट्रॉनिक के रूप में याद रखा जाता है। समान न्यूट्रॉन की संख्या वाले परमाणु को सम न्यूट्रॉनिक के रूप में याद रखा जाता है। इसका एग्जाम्पल आप लोग पूरी तरीके से समझ गए होंगे।
आगे देखते हैं क्वेश्चन आपका 4 नंबर है। निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने गुरुमुखी लिपि की शुरुआत की? गुरुमुखी लिपि की शुरुआत गुरु अंगद देव के द्वारा किया गया था। गुरुमुखी लिपि की शुरुआत गुरु अंगद देव के द्वारा किया गया था। सिख धर्म की लिपि गुरुमुखी लिपि के रूप में भी याद रखिएगा। गुरु नानक का क्वेश्चन है कि गुरु नानक देव को सिख धर्म के संस्थापक के रूप में याद रखा जाता है। गुरु गोविंद सिंह सिख धर्म के 10वें गुरु थे और गुरु नानक सिख धर्म की स्थापना की थी। यानी कि प्रथम गुरु का नाम था गुरु नानक और 10वें गुरु का नाम 10वां और अंतिम गुरु का नाम था गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह का संबंध अपने बिहार से है, पटना में इनका जन्म हुआ था। गुरु अंगद गुरुमुखी लिपि की शुरुआत की। इन्होंने गुरु नानक द्वारा प्रारंभ की गई लंगर व्यवस्था को स्थायी बना दिया। सिख धर्म में लंगर व्यवस्था होता है, फ्री में पूरी तरीक़ा से भोज खिलाया जाता है, लोगों को खिलाने पिलाने की व्यवस्था, उसी को लंगर व्यवस्था कहा जाता है। लंगर व्यवस्था की शुरुआत गुरु नानक के द्वारा किया गया था, लेकिन गुरु अंगद क्या किए थे कि गुरु अंगद देव इस व्यवस्था को आगे बढ़ाने का नहीं कि पूरी तरीके से स्थायी बनाने का काम किए थे। सिख धर्म के प्रथम गुरु, सिख के प्रथम गुरु का नाम था गुरु नानक देव। गुरु नानक देव का जन्म आधुनिक ननकाना साहब वर्तमान में पाकिस्तान में है, पाकिस्तान के तलवंडी नामक स्थान पे 15 अप्रैल 1469 को इनका जन्म हुआ था। सिख धर्म के 5वें गुरु का नाम था अर्जुन देव, जिन्हें सच्चा बादशाह कहा जाता है, और अर्जुन देव अकबर के समकालीन हुआ करते थे। 1589 में अमृतसर सरोवर के मध्य हरमिंदर साहब का निर्माण कराया था। गुरु गोविंद सिंह सिख के 10वें गुरु हुआ करते थे, अंतिम गुरु थे। इनका संबंध पटना से है, पटना साहिब में इनका जन्म हुआ था 1666 में। 1699 में इन्होंने गुरु गोविंद सिंह खालसा पद की स्थापना की। खालसा पद की स्थापना गुरु गोविंद सिंह के द्वारा 1699 में किया गया था। गुरु नानक को सिख धर्म के संस्थापक के रूप में याद रखेंगे और गुरु अर्जुन देव को आदि ग्रंथ की रचना के रूप में हम लोग याद रखेंगे। आदि ग्रंथ गुरु अर्जुन देव और सिख धर्म के संस्थापक गुरु गोविंद सिंह। 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार करें और सही उत्तर का चयन करें। क्वेश्चन है, हिमालय से निकलने वाली नदियाँ बारहमासी नदियाँ हैं। बिल्कुल ठीक है। हिमालय से जो भी नदियाँ निकलेगी उसमें सालों भर पानी होगा, और जिस नदी में सालों भर पानी होता है उसको सदा नीरा कहा जाता है। सदा नीरा का मतलब कि जिसमें हमेशा सदा नीरा, नीर का मतलब होता है जल और सदा का मतलब होता है हमेशा। कि ऐसा नदी जिसमें सालों भर पानी हो। सालों भर पानी कहाँ से होगा? तो ये सब पहाड़ से निकलने वाली नदियाँ हैं। तो पहाड़ से जब निकलेगा तो वह हिमानी के पिघलने से, बर्फ़ के पिघलने से भी पानी होगा, और बरसात के दिनों में पूरी तरीके से पानी हो। 2 प्रकार से पानी मिलेगा, इसीलिए इसमें सालों भर पानी होता है। तो हिमालय से निकलने वाली सभी नदियाँ बारहमासी नदी होती है, उसको सदानीरा के रूप में याद रखा जाता है। हिमालय नदियाँ का उद्गम स्थल हिमानियों से स्थित। बिल्कुल, हिमालय की जितनी भी नदियाँ निकलती है, गंगोत्री से गंगा निकला, यमुनोत्री से यमुना निकला, अलकनंदा के लिए बद्रीनाथ, केदारनाथ के लिए मंदाकिनी, जो भी नदियाँ निकलती है वो सब हिमानी से ही निकलती है। इसका क्वेश्चन पूरी तरीक़ा से ऑप्शन ए होगा, लेकिन ए और आर दोनों सही है। आर ए का पुष्टि करता है। आगे थोड़ा सा इसको बढ़ते हैं। अपवाह तंत्र का मतलब कि नदी के बहाव को हुई अपवाह क्षेत्र के रूप में याद रखा जाता है। भारतीय अपवाह तंत्र में छोटी छोटी नदियाँ शामिल हैं। ये बड़ी भूआकृति, उद्द विकास प्रक्रिया, वर्षण की प्राकृतिक लक्षणों के परिणामस्वरूप बन जाता है। इसके बारे में थोड़ा सा और आगे देखते हैं। हिमालय अपवाह तंत्र। हिमालय अपवाह तंत्र भूगर्भिक इतिहास में सबसे लंबे दौर में विकसित हुआ था। इसमें मुख्यतः गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, द्रोणियाँ शामिल हैं। यहाँ की नदियाँ बारहमासी नदियाँ हैं, क्योंकि ये बर्फ़ पिघलने से और वर्षण दोनों पर निर्भर होते हैं। यानी कि वर्षा का जल भी इस नदी में मिलेगा और हिमालय के पिघलने से भी इस नदी में पूरी तरीके से पानी होगा। ये नदियाँ गहरे महाखंडरों का विकास करती है, अपर्दन करती है। अपर्दन का मतलब काट छाँट करते हुए आगे की तरफ बढ़ती है। महाखंडरों के अतिरिक्त ये नदियाँ पर्वतीय मार्ग में भी आकार की घाटी बनाती हैं, छिपिकाएँ जलप्रपात भी बनाती है। यानी कि ये नदियाँ जो होती है पर्वतीय भागों में भी आकार की घाटी बनाती है। इस बात को भी याद रख लेना है। कोसी नदी, जिसे बिहार का शोक कहा जाता है, सबसे ज़्यादा मार्ग बदलने वाली नदी है कोसी नदी। इतना ज़्यादा मार्ग बदलती है कि शाम में अगर उत्तर दिशा से बढ़ रहा है तो सुबह उठते उठते देखिएगा कि उसका दिशा पश्चिम हो जाए, फिर रात में दोपहर में जाइएगा तो उसका दिशा पश्चिम हो जाएगा। यानी कि पूरी तरीक़ा से विश्व में सर्वाधिक मार्ग बदलने वाली नदी का नाम है कोसी नदी, और कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। कोसी नदी गोसाई थान नामक स्थान से निकलती है, तो बिहार का शोक कहा जाता है। अपना मार्ग बदलने के लिए कुख्यात रही है। यह नदी पर्वतों के ऊपर क्षेत्रों में भारी मात्रा में अवसाद को लेकर मैदानी भागों में जमा करती है, और नदी के द्वारा जो मिट्टी बहा कर लाई जाती है उसे अवसाद कहा जाता है, और वो अवसाद जलोढ़ मिट्टी का निर्माण करती है। उत्तर भारत में वही मिट्टी के पूरी तरीक़े से जलोढ़ मिट्टी का निर्माण करता है।
और आपको पता होगा कि भारत नहीं, विश्व की सबसे बड़ी डेल्टा है सुंदरबन डेल्टा। डेल्टा के कुछ नहीं होता है, डेल्टा एक मिट्टी का जमाव होता है। तो नदी के द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी को डेल्टा कहा जाता है। और डेल्टा के निर्माण की प्रक्रिया में सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा है पश्चिम बंगाल में। और सुंदरबन डेल्टा का नाम सुंदर इसलिए है क्योंकि वहाँ सुंदरी नामक वृक्ष पाई जाती है। आगे देखिए, हिमालय अपवाह तंत्र की नदियाँ। हिमालय अपवाह तंत्र में अनेक नदियाँ तंत्र हैं, मगर निम्नलिखित नदी तंत्र में अलग अलग नदी है। सिंधु नदी तंत्र, यह विश्व के सबसे बड़ी नदी द्रोणी में से एक है। गंगा नदी तंत्र में अपने द्रोणी और सांस्कृतिक महत्व दोनों के लिए दृष्टिकोण से गंगा नदी भारत की सबसे महत्वपूर्ण नदी है। यह नदी उत्तराखंड के उत्तर काशी जिले के गौमुख से निकलती है, 3900 मीटर की ऊंचाई से निकलती है। यहाँ पर गंगा नदी का नाम भागीरथी। आपको कल बताए थे कि गंगा नदी का नाम भागीरथी 2 राज्य में है। पश्चिम बंगाल में भी गंगा नदी को भागीरथी कहा जाता है और उत्तराखंड में गंगा नदी को भागीरथी कहा जाता है। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि पलासी का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था। पलासी का युद्ध 1757 में भागीरथी नदी पर लड़ा गया था। और भागीरथी नदी क्यों? क्योंकि गंगा नदी का नाम बांग्लादेश में कुछ समय के लिए भागीरथी होता है, इस बात को भी याद रखना है। तो भागीरथी नाम का जो नदी है गंगा का ही नाम है, लेकिन पश्चिम बंगाल में भी भागीरथी और उत्तराखंड में भी भागीरथी कहा जाता है गंगा को। ब्रह्मपुत्र नदी, विश्व की सबसे बड़ी नदियों में से एक ब्रह्मपुत्र का उद्गम स्थल कैलाश पर्वत के ऊपर मानसरोवर झील से निकलता है। मानसरोवर झील के नीचे चेम युंग डुंग ग्लेशियर से निकलता है। तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को सांगपो कहा जाता है। सांगपो का अर्थ होता है शोधक। और अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को दिहांग कहा जाता है। भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन है? ब्रह्मपुत्र नदी है। ब्रह्मपुत्र नदी पर भारत का सबसे लंबा सड़क पुल बना है, धौला सदिया पुल। धौला सदिया पुल की लंबाई है 9.1 किलोमीटर है। इसका नाम भूपेन हजारिका सेतु है। क्वेश्चन है, किसी भी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल मानने के लिए कितने राज्य में मान्यता प्राप्त जरूरी है? यानी कोई भी राजनीतिक दल है कितने राज्य में अपना पूरी तरीक़ा से व्यवस्था करेगा? 4 राज्य में अगर मान्यता प्राप्त होता है उसको राष्ट्रीय दल के रूप में कंसीडर कर लिया जाता है। आगे देखिए, किसी भी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल मान्यता प्राप्त करने के लिए 4 राज्य में मान्यता प्राप्त जरूरी है। यानी किसी भी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल मनाता कौन है? तो चुनाव आयोग के द्वारा ही पूरी तरीके से मान लिया जाता है। भारत में राजनीतिक दलों को मान्यता निर्वाचन आयोग के द्वारा प्रदान किया जाता है। राष्ट्रीय दल का दर्जा हासिल करने के लिए आवश्यक शर्त, लोकसभा आम चुनाव अथवा राज्य विधानसभा चुनाव में 4 अथवा अधिक राज्यों में, यही आपको याद रखना है, 4 अथवा अधिक राज्यों में कुल डाले गए वैध मतों का 6% आपको प्राप्त करना होगा। इसके अलावा किसी एक राज्य अथवा राज्यों के विधानसभा में कम से कम 4 सीट आपको जीतना होगा, अथवा लोकसभा के 2% सीट जीतना होगा। जैसे लोकसभा का सीट है 542, तो 542 का 2% सीट आपको कम से कम जीतना होगा, या कम से कम 3 राज्य में ये पूरी तरीके से हासिल करना होगा, तभी कोई पार्टी राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त कर सकती है। निर्वाचन आयोग एक अस्थायी संवैधानिक निकाय है जिसका वर्णन भारत के संविधान में किसी न किसी अनुच्छेद में लिखा गया है, उसको संवैधानिक संस्था कहा जाता है। निर्वाचन आयोग का संबंध भारतीय संविधान के भाग 15 में अनुच्छेद 324 से 29 के बीच में लिखा गया है। निर्वाचन आयोग भारत का संवैधानिक आयोग है। निर्वाचन आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को किया गया था, इसीलिए 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाते हैं। वर्तमान में मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय दल, भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह है कमल, भारतीय कांग्रेस पार्टी का चुनाव चिन्ह है पंजा, बहुजन समाजवादी पार्टी का चुनाव चिन्ह है हाथी, असम को छोड़कर। असम में भी हाथी वाला छाप का एक है, लेकिन बहुजन समाजवादी पार्टी जो कांसीराम के द्वारा स्थापना किया गया था, वर्तमान में उस पार्टी की मुखिया मायावती है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जिसको मार्क्सवादी कहा जाता है, हंसिया, हथौड़ा और तारा है। नेशनल पीपुल्स पार्टी NPP ये नॉर्थ ईस्ट का पार्टी है, मिजोरम का पार्टी है, पुस्तक छाप है। और आम आदमी पार्टी का जो पहचान है झाड़ू है। नोट 2023 में चुनाव आयोग ने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी CPI, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी NCP, तृणमूल कांग्रेस पार्टी TMC राष्ट्रीय पार्टी से दर्जा समाप्त कर दिया गया। अब भारत में राष्ट्रीय दलों की संख्या घटाकर 6 कर दिया गया। क्वेश्चन यह भी बनेगा, पूरी तरीके से नोट करना होगा आपको कि अब राष्ट्रीय राजनीतिक दलों की संख्या वर्तमान में कितना है? 6 है। 2023 में आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा वर्तमान में दिया गया। करंट के कुछ दृष्टिकोण से क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में भारत में प्रथम सहकारी आंदोलन प्रारंभ किया गया था? सहकारी आंदोलन का मतलब कोऑपरेटिव आंदोलन, कोऑपरेटिव मूवमेंट। सहकारी आंदोलन कृषि के लिए किया गया था।
कृषि ऋण के लिए सहकारी आंदोलन सबसे पहले शुरू किया गया था? आइए समझते हैं। भारत का पहला सहकारी आंदोलन ब्रिटिश शासन के दौरान कृषि ऋण के लिए आरंभ किया गया था। भारत में सहकारी आंदोलन का प्रारंभिक चरण 1904 से 1911 के बीच में हुआ था। 1903 में समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की तथा 1904 में पहला सहकारी ऋण समिति अधिनियम पारित किया गया। सहकारी आंदोलन का दूसरा चरण संशोधन चरण वर्ष 1912 में से 18 के बीच में सहकारी आंदोलन अधिनियम 1912 अधिनियम कर 1904 के अधिनियम को दोष को दूर किया गया। क्वेश्चन आगे है 8 नंबर। नींबू बाजगो नामक बांध किस नदी पर बनाया गया है? नींबू बाजगो नामक जो बांध है वो सिंधु नदी पे बनाई गई है। सिंधु नदी पाकिस्तान में बहती है, कुछ क्षेत्र थोड़ा सा भारत में बहती है। सिंधु नदी के बारे में देखो क्वेश्चन है। सिंधु जल समझौता हुआ था 1960 में। 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच में सिंधु जल समझौता हुआ था। वर्ल्ड बैंक की पूरी तरीक़ा से मीडिएटर वर्ल्ड बैंक हुआ करता था। 3 गो नदी 6 नदी था RBS CJI, रावी, ब्यास, सतलज, ये पूरी तरीक़ा से भारत के पक्ष में था। चिनाब, झेलम और सिंधु ये पाकिस्तान के पक्ष में था। इस बात को याद रखिएगा। यानी पाकिस्तान की जी में 3 नदी चिनाब, झेलम और इंडस का मतलब सिंधु, रावी, ब्यास और सतलज, इन 3 नदियों का पानी 80% पानी भारत यूज करेगा। चिनाब, झेलम और इंडस इसका 80% पानी भारत यूज करेगा। आगे देखते हैं। नींबू बाजगो बांध सिंधु नदी पर बनाया गया है जो लद्दाख जम्मू कश्मीर में स्थित है। कोयना परियोजना कोयना नदी पे महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र का सबसे बड़ा बांध है कोयना बांध। इसमें 1920 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जा रहा है। 1863 में इसकी स्थापना किया गया था। पेरियार मुल्ला पेरियार बांध पेरियार नदी पे है, केरल में स्थित है। यह गुरुत्व बांध है। इस जलाशय के चारों तरफ पेरियार राष्ट्रीय उद्यान है। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान हाथी के लिए प्रसिद्ध है। भारत के कुछ नदी घाटी के नाम इस प्रकार से हैं। भाखरा नांगल परियोजना सतलज नदी पर भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना है। पोंग बांध किस नदी पे है? ब्यास नदी पे। पोंग बांध किस नदी पे है? ब्यास नदी पे, हिमाचल प्रदेश में स्थित है। उकाई परियोजना ताप्ती नदी पे गुजरात में स्थित है। वान सागर परियोजना सोन नदी पर स्थित है। इस बात को भी थोड़ा सा याद रखना है। आगे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन देखते हैं। किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि से क्या अभिप्राय है? किसी वस्तु का कीमत बढ़ेगा तो मुद्रा के मूल्य में गिरावट होगी और वस्तु के मूल्य में वृद्धि होगी। यानी किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि होगी अगर कोई वस्तु का दाम बढ़ेगा तो आपका पैसा का वैल्यू क्या होगा? कम होगा। और पैसा के वैल्यू कम होने को कहा जाता है मुद्रास्फीति। मुद्रास्फीति का मतलब, स्फीति शब्द का मतलब होता है गिरना। तो मुद्रास्फीति का मतलब कि आपके पैसा का वैल्यू का गिर जाना। पैसा का वैल्यू आपका गिरेगा कब? जब महंगाई बढ़ेगा तब। क्वेश्चन कह रहा है किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि होगी, महंगाई बढ़ गया। जब महंगाई बढ़ गया तो आपका पैसा का वैल्यू पूरी तरीके से गिर गया। और पैसा का वैल्यू गिरना अर्थशास्त्र में मुद्रास्फीति कहा जाता है। तो मुद्रा का मूल्य में क्या होगा? गिरावट होगा और वस्तु के सामान में क्या होगा? वृद्धि होगा। मुद्रास्फीति महंगाई बढ़ने के साथ साथ शुरू हो जाती है। इस बात को याद रखना है। इस प्रकार से थोड़ा समझते हैं। पहले आलू का दाम 10 रुपया था। 10 रुपये के जी पूरी तरीके से आलू था और अब आलू का दाम पूरी तरीके से 20 रुपया हो गया। 20 रुपये के जी आलू हो गया। पहले 10 रुपया ले गए, हमको 1 किलो आलू मिला। अब 10 रुपया ले गए, आधा किलो आलू मिला। आधा किलो आलू मिला यानी कि हमारा पैसा का वैल्यू क्या हुआ? गिर गया। तो महंगाई बढ़ता है तो पैसा का वैल्यू गिर जाता है। आइए समझते हैं। किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि से मुद्रा के मूल्य में गिरावट होती है और वस्तु का मूल्य में पूरी तरीके से वृद्धि होता है। पूरी तरीके से आप समझ चुके हैं, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं है। एक बार थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेते हैं ताकि आपको भी और स्पष्ट रूप से समझ में आ जाए। जब अर्थव्यवस्था में वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति की अपेक्षा मुद्रा की पूर्ति अधिक होती है, अर्थात वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति की मांग अधिक होती है, उस रूप में सतत कीमत बढ़ती है और मुद्रा का मूल्य घटता है। इसको मुद्रास्फीति कहा जाता है। स्फीति का मतलब गिरना, मुद्रा का वैल्यू गिर जाना ही मुद्रास्फीति का कारण है कहा जाता है। जब कीमत में सामान्य स्तर में लगातार वृद्धि होने लगती है तो उसको मुद्रास्फीति की अवस्था कहा जाता है। जब कीमत के सामान्य स्तर में लगातार वृद्धि होने लगती है वह मुद्रास्फीति की अवस्था कहलाती है। मुद्रास्फीति मुद्रा के मूल्य या क्रय शक्ति कम होना, कमजोर होना मुद्रास्फीति की अवस्था होती है। पैसा का वैल्यू कम हो जाएगा तो लोग सामान पूरी तरीके से कम कर देगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पार्टी या संगठन डॉक्टर अंबेडकर द्वारा स्थापित नहीं किया गया था? डॉक्टर अंबेडकर तो दलित समाज शोषक मुक्ति मंच, ये पूरी तरीके से अंबेडकर जी के द्वारा स्थापना नहीं किया गया था।
और सब जो संस्था है अम्बेडकर जी के द्वारा किया गया था। दलित समाज शोषण मुक्ति मोर्चा की स्थापना अम्बेडकर जी के द्वारा नहीं किया गया था, डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा किया गया कुछ स्थापना है। 1920 में दी ऑल इंडिया डिप्रेस क्लास फेडरेशन की स्थापना बी आर अम्बेडकर के द्वारा किया गया था। 1924 में बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना अम्बेडकर जी के द्वारा किया गया था। समाज समता संघ की स्थापना अम्बेडकर के द्वारा किया गया था। 1942 में अनुसूचित जाति परिसंघ की स्थापना बी आर अम्बेडकर के द्वारा किया गया था। और भारतीय रिपब्लिकन पार्टी एवं बौद्ध महासंघ की स्थापना भी अम्बेडकर के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन है कि संस्थाएं और संघ बनाने का अधिकार किसके अंतर्गत है। संस्था और संघ बनाने का अधिकार मौलिक अधिकार है। यह केवल नागरिकों के लिए सुनिश्चित स्वतंत्रता का अधिकार है। मौलिक अधिकार के अंतर्गत इन्हें कहा जाता है और स्वतंत्रता का पूरी तरीके से अधिकार है। ग्रुप बनाने का अधिकार आपको अनुच्छेद 19 के ग के अंतर्गत गठबंधन बनाने का अधिकार है। इस बात को क्वेश्चन देखते हैं। संस्थाएं और संघ बनाने का अधिकार केवल नागरिकों के लिए सुनिश्चित अधिकार है। अनुच्छेद 19 के अंतर्गत संघ बनाने का पूरी तरीके से अधिकार है। आइए समझते हैं। केवल नागरिकों के लिए सुनिश्चित स्वतंत्रता का अधिकार है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता सभी मौलिक अधिकार में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। इसी को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए भारतीय संविधान में अनुच्छेद 19 से 22 तक व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित प्रावधान किया गया है, जो मौलिक अधिकार के भाग को मेरुदंड के रूप में याद रखा जाता है। 19 में 6 तरह की स्वतंत्रता का अधिकार है। अनुच्छेद 19 के ए में बोलने की स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता। बी में शांतिपूर्ण तरीके से एकत्र होकर सभा करने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19 के सी में, सी का मतलब आपको ग याद रखना है। आपको क ख ग याद रखिएगा तो और अच्छा तरीके से क ख और ग। क का मतलब होता है काँव का बोलने की स्वतंत्रता। ख से याद रखिएगा कि शांतिपूर्ण तरीके से हम लोग सभा करने की स्वतंत्रता। और ग से हम लोग गठबंधन बनाने, संघ बनाने की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 के ग के अंतर्गत है। आगे बढ़ते हैं। फिर क्वेश्चन है कि अनुच्छेद 19 के डी में देश में किसी भी क्षेत्र में आवागमन की स्वतंत्रता। आप देश में कहीं भी जाके घूम सकते हैं और घूमने के बाद आपको पसंद आए वहाँ पे जाके रह सकते हैं। यानी कि अनुच्छेद 19 के डी के अंतर्गत आपको घूमने का स्वतंत्रता है। घूमने के बाद कोई भी जगह पसंद आए, ज़मीन खरीद के रह जाइए, बस जाइए। जब वहाँ पे रह जाइएगा, कुछ ना कुछ रोजगार करना होगा तो व्यापार करने की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 के जी के अंतर्गत है। आगे देखिए। नोट, मूल संविधान में 7 प्रकार के स्वतंत्रता का अधिकार था। अनुच्छेद 19 के एक में संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार हुआ करता था। मौलिक अधिकार को 44वां संविधान संशोधन के अंतर्गत 1978 में हटा दिया गया और वर्तमान में 300 क में रखा गया। ओजोन छिद्र का क्या मतलब है। ओजोन छिद्र का मतलब हम आपको क्लास में भी आज बताए थे कि ओजोन का सूत्र होता है O3। O3 का लेयर पूरी तरीक़ा से भरा हुआ है। O3 का लेयर का मतलब है कि O3 का लेयर अगर यहाँ से पूरी तरीक़ा से कट जाए, हम रबर से इसको मिटा दें, 1 मिनट, यहाँ का O3 हट जाएगा तो ओजोन परत में छिद्र हो गया। यानी ओजोन परत में छिद्र होने का मतलब कि ओजोन की मोटाई का कम हो जाना। ओजोन परत की मोटाई का क्या होगा, कम हो जाना। ये हम लोग समझते हैं। ओजोन परत का मतलब, ओजोन परत है कहाँ पे, समताप मंडल में पूरी तरीक़ा से मिलता है। क्वेश्चन है कि समताप मंडल की मोटाई का कम हो जाना ही ओजोन परत के क्षय होने का कारण है। सर्वाधिक ओजोन छिद्र कहाँ पे है, तो सर्वाधिक ओजोन छिद्र अंटार्कटिका वाले क्षेत्र में है। अंटार्कटिका दक्षिण वाले क्षेत्र को कहा जाता है। ओजोन परत की मोटाई मापने के लिए डॉप्सन का प्रयोग किया जाता है। ओजोन परत संरक्षण दिवस 16 सितंबर को मनाते हैं। 16 सितंबर 1987 को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के बाद ही ओजोन संरक्षण दिवस 16 सितंबर को हम लोग मनाते हैं। समताप मंडल में ओजोन परत की मोटाई कम होना, ओजोन छिद्र का तात्पर्य ओजोन परत का कम हो जाना। ओजोन परत से पूरी तरीक़ा से त्वचा कैंसर होता है और कैंसर दिवस हम लोग मनाते हैं 4 फरवरी को। ओजोन परत से सूरज से आने वाला पराबैंगनी किरण 70 से 90% छन जाती है। ओजोन परत छिद्र सर्वप्रथम फोरमैन द्वारा 1973 ईस्वी में अंटार्कटिका के ऊपर देखा गया था, जहां जून और अक्टूबर के दौरान पूरी तरीके से वृद्धि होती है। ओजोन परत के छिद्र में वृद्धि जून से अक्टूबर के महीना में होती है। क्वेश्चन आपको याद रखना है। ओजोन परत के छिद्र होने का प्रमुख कारण फ्लोरीन गैस है। कौन सा गैस है, फ्लोरीन गैस है। इसकी उत्पत्ति क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC, हैलोजन्स, इससे संबंधित अन्य पदार्थ कार्बन टेट्राक्लोरीन, मिथाइल क्लोरोफॉर्म से होता है। ओजोन परत के छिद्र को रोकने के लिए 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ और ये कनाडा का एक प्रकार का शहर था। 16 सितंबर को ओजोन संरक्षण दिवस हम लोग मनाते हैं। आगे देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस कब मनाते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस हम लोग मनाते हैं 24 अक्टूबर को।
24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना किया गया था। इसी उपलक्ष्य में 24 अक्टूबर को इसकी स्थापना दिवस मनाते हैं। इसका मुख्यालय है न्यूयॉर्क शहर में। न्यूयॉर्क अमेरिका में है। संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्यवाही भाषा 2 है, अंग्रेजी और फ्रेंच। 4 भाषाओं को मान्यता प्रदान किया गया है, चीनी, रसियन, अरबी और स्पेनिश। संयुक्त राष्ट्र संघ के 5 अस्थायी सदस्य हैं। कौन कौन 5 अस्थायी सदस्य? ए, बी, सी, एफ, आर। अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, फ्रांस और चीन। अस्थायी सदस्य पूरी तरीके से परमानेंट होता है। सिंधु घाटी बोल रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ में 5 अस्थायी सदस्य और 10 अस्थायी सदस्य। अस्थायी सदस्य का कार्यकाल 2 वर्षों का पूरी तरीके से होता है, इस बात को याद रखिएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ का 6 अंग है। 6 अंग कौन कौन सा है? महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक और सामाजिक परिषद, प्रन्यास परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, सचिवालय। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 77वें अध्यक्ष कसाबा कसोरी हंगरी के हुआ करते थे। और संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव एंटोनियो गुटेरेस वर्तमान में G20 का जो मीटिंग भारत में हुआ था वो उसमें आए थे। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव एंटोनियो गुटेरेस हैं, इस बात को थोड़ा सा याद रखिएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है, सूची मिलाना है बाघ आरक्षित क्षेत्र। कौन कौन सा बाघ अभयारण्य कहाँ पे है? सबसे पहले सिमलीपाल कहाँ पे? उड़ीसा में। पेरियार कहाँ पे है? केरल में। बांदीपुर कहाँ पे? कर्नाटक में। और इंद्रावती कहाँ पे? छत्तीसगढ़ में। और इसे इस क्वेश्चन को नहीं बनाना है। इस प्रकार के क्वेश्चन को बनाइएगा पूरी तरीक़ा से। इंद्रावती कहाँ पे है? ए का क्या होगा? 4 लिख लेना है। पेरियार कहाँ पे है? केरल में। 3 लिख लेना है। सिमलीपाल कहाँ पे? उड़ीसा में। 2 लिख लेना है। और बांदीपुर कहाँ पे? कर्नाटक में। 4 3 2 1 4 3 2 1 ऐसा ही इस क्वेश्चन को बनाना है। ऑप्शन सी नंबर लगाना है। 4 3 2 1 करके बनाइएगा पूरी तरीक़ा से। इस प्रकार के करने के बाद गलत होने का चांस ज़्यादा बनता है और ऐसे आपका गलत नहीं होगा, इस बात को याद रखिएगा। इंद्रावती बाघ रिजर्व कहाँ पे? छत्तीसगढ़। पेरियार बाघ रिजर्व टाइगर रिजर्व कहाँ पे? केरल में। सिमलीपाल कहाँ पे है? उड़ीसा में। और बांदीपुर कहाँ पे है? कर्नाटक में। बाघ दिवस मनाते हैं 29 जुलाई को। बाघ भारत का राष्ट्रीय पशु है। बाघ का वैज्ञानिक नाम पैंथेरा टाइग्रिस है। बाघ के पहले भारत का राष्ट्रीय पशु शेर हुआ करता था, इस बात को भी थोड़ा सा याद रखना है। बाघ मैन यानी कि टाइगर मैन कहा जाता है कैलाश संखाल को। भारत में सर्वाधिक बाघों की संख्या कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। और पूरे विश्व में सर्वाधिक बाघों की संख्या कहाँ पे है? भारत में। बिहार में बाघों की संख्या कितना है? 40 है। आगे देखिए, पेरियार वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पे है? केरल में। केरल के इडुक्की में हाथी और बाघ के लिए प्रसिद्ध है। इंद्रावती कहाँ पे है? छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में स्थित है। सिमलीपाल कहाँ पे है? उड़ीसा में। हाथी के लिए प्रसिद्ध है और बाघ के लिए प्रसिद्ध है। बांदीपुर कहाँ पे है? बांदीपुर कर्नाटक में है। कर्नाटक में प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत 1974 में टाइगर के रिजर्व की स्थापना किया गया था। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत 1973 में किया गया था। भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान, ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क है, जो उत्तराखंड में स्थित है। वर्तमान में 2021 में इसका नाम बदलकर रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया गया। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के बीचों बीच रामगंगा नदी निकलती थी। पहले क्वेश्चन पूछता था कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के बीच से कौन सी नदी गुजरती है? रामगंगा नदी गुजरती है और इसका नाम वर्तमान में रामगंगा नेशनल पार्क रख दिया गया। रामगंगा नदी गंगा की सहायक नदी है, इस बात को भी याद रखना है। भारत में सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट कहा जाता है। और भारत का सबसे अच्छा क्वेश्चन इस टॉपिक से बनेगा कि भारत का सबसे बड़ा बाघ रिजर्व नागार्जुन सागर श्रीशैलम बाघ रिजर्व आंध्र प्रदेश में स्थित है। क्वेश्चन, विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क। बिहार दरोगा का सबसे पसंदीदा क्वेश्चन, हर परीक्षा के बिहार दरोगा के परीक्षा में 3-4 सेट में पूरी तरीके से मिला होगा। विश्व का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क केबुल लामजाऊ, जो कि मणिपुर में स्थित है, लोकटक झील पर स्थित है। मणिपुर का राजकीय पशु संगाई हिरण है और संगाई हिरण पूरी तरीक़े से इस पे चलता है तो डांस करते हुए नजर आता है। इस पार्क में जब पूरी तरीक़े से चलता है, इसको थोड़ा सा इस प्रकार से समझिए। ये पूरी तरीक़े से लोकटक झील है। लोकटक झील के ऊपर छोटा छोटा घास का टुकड़ा है जिसको पार्क के रूप में याद कहा जाता है। इसका नाम है फुमडी। याद रखिएगा कि घास के टुकड़ी को कहा जाता है फुमडी। इस फुमडी पे जब संगाई हिरण चलता है पैर रख के तो दूर से कोई देखता है तो लगता है कि डांस करता है, इसलिए संगाई हिरण को डांसिंग डियर भी कहा जाता है। और मणिपुर का राजकीय पशु संगाई हिरण है, इस बात को याद रख लेना है।
भारत में कुल 54 टाइगर रिजर्व हैं। 14 बाघ अभ्यारण्य को वैश्विक संरक्षण मान्यता पूरी तरीके से प्राप्त है। और भारत में 5 अक्टूबर 2023 को स्थिति के अनुसार 54 टाइगर रिजर्व है। 54वां टाइगर रिजर्व वर्तमान में कौन बना है? वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में भारत में 54 राष्ट्रीय बाघ अभ्यारण्य, इस बात को याद रखना। क्वेश्चन देखिए, कौन सा संयंत्र तरल पदार्थों के विशिष्ट गुरुत्व को मापता है? तो विशिष्ट गुरुत्व को मापने वाला मशीन का नाम है हाइड्रोमीटर। हाइड्रोमीटर से हम लोग घनत्व मापते हैं और घनत्व ही पूरी तरीके से गुरुत्व के रूप में याद रख लीजिएगा। हाइड्रोमीटर द्रव घनत्व मापी अपेक्षित घनत्व मापते हैं। आर्द्रता मापने के लिए हम लोग हाइग्रोमीटर का प्रयोग करते हैं। हिप्सोमीटर का प्रयोग समुद्र तल से ऊंचाई मापने के लिए करते हैं। और ग्रेवोमीटर एक वैज्ञानिक उपकरण है जिसके द्वारा पानी की सतह पर तेल की उपस्थिति का पता करते हैं, इस बात को याद रखना। क्वेश्चन थोड़ा सा देखते हैं। क्वेश्चन है कि रेलवे उपकरण, मोटर, पोत निर्माण, साइकिल उद्योग, ये सब कहाँ कहाँ है, थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं। इस ऑप्शन के अनुसार भी देख लेंगे थोड़ा सा। पोत निर्माण कहाँ पे है? कोचीन में। रेलवे उपकरण कहाँ पे बनेगा? भिलाई में। और मोटर वाहन कहाँ पे होगा? साइकिल के लिए आपका मोटर वाहन जबलपुर में होगा, साइकिल उद्योग पूरी तरह लुधियाना में। अब इसका पूरी तरह से एक्सप्लेनेशन देखते हैं। रेलवे उपकरण भिलाई जो कि मध्य प्रदेश में है, मोटर वाहन जबलपुर मध्य प्रदेश में है, पोत वाहन निर्माण यानी कि पानी का जहाज बनाने वाला सेंटर लुधियाना में, और साइकिल बनाने वाला कंपनी कहाँ पे? लुधियाना में। पोत निर्माण के लिए कोचिंग अरब सागर की रानी को कहा जाता है। कोचिंग को अरब सागर की रानी के रूप में भी याद रखा जाता है। अरब सागर भारत के पश्चिम में स्थित है। याद रखना होगा कि अरब सागर भारत के पश्चिम में है और बंगाल की खाड़ी भारत के पूर्व में। यहाँ पे पूरब होगा, यहाँ पे पश्चिम होगा, ऊपर उत्तर होगा और नीचे दक्षिण होगा। तो अरब सागर भारत के पश्चिम दिशा में स्थित है। पोत निर्माण कोचिन केरल में, इसे अरब सागर की रानी कहा जाता है। वेम्बनाड झील या वेम्बनाड कयाल के मुहाने पर एक प्राकृतिक बंदरगाह है, कोचीन में, याद रखिएगा। इसे पूर्व का वेनिस कहा जाता है। यह बंदरगाह केरल के मालाबार तट पर वेलिंगटन द्वीप पर स्थित है। मालाबार तट कहाँ पे है? केरल में। और इसी मालाबार तट पे मोपला विद्रोह हुआ था 1921 में। और इसी मालाबार तट से दक्षिण पश्चिम मानसून की शुरुआत जून के प्रथम सप्ताह में होती है। इस बंदरगाह के निकट एक जलयान निर्माणशाला है जो पेट्रोलियम शोधन के लिए स्थित है। भिलाई शहर छत्तीसगढ़ में स्थित है। भिलाई इस्पात संयंत्र भी यहीं पर स्थित है। 1955 में दूसरा पंचवर्षीय योजना के तहत 56 से 61 के बीच में पूरी तरीके से बनाई गई थी और ये बनाया गया था रसिया के सहयोग से। ट्रिक हम आपको बताए थे, भीरू भाई 55। भिलाई स्टील कंपनी रसिया के सहयोग से 1955 में बनाया गया था, यानी कि भारत में द्वितीय पंचवर्षीय योजना के तहत बहुत सारी कंपनी बनी थी। उस बहुत सारी कंपनी में भिलाई कंपनी भी बनाई गई थी। रेल पटरी भारी इस्पात प्लांट कहाँ पे है? जबलपुर मध्य प्रदेश में। लुधियाना में साइकिल बनाने की कंपनी है, लुधियाना सतलज नदी के तट पर स्थित है। क्वेश्चन है कि पौधे मिट्टी में घुले हुए नाइट्रेट को अवशोषित करती हैं, उन्हें परिवर्तित करती है, प्रोटीन में परिवर्तित करती है। पौधे मिट्टी में घुले नाइट्रेट को अवशोषित करके प्रोटीन में पूरी तरीक़े से परिवर्तित कर देती है। हमारे वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन है, इस बात को भी थोड़ा सा याद रख लेना है। नाइट्रोजन 78% है। नाइट्रोजन संयुक्त अवस्था में यह 16 अमोनिया नाइट्रेट के रूप में काम करती है। यूरिया का सूत्र थोड़ा सा याद रख लेना है। यूरिया का सूत्र NH2CONH2 एक कार्बनिक यौगिक है। स्तनपायी और सरीसृप प्राणियों के मूत्र में यूरिया पाया जाता है। इसका उपयोग कृषि में नाइट्रोजन युक्त रासायनिक खाद बनाने के लिए किया जाता है। अमोनिया एक तीक्ष्ण गंध वाली रंगहीन गैस है जो हवा से हल्की होती है। इसका आणविक सूत्र NH3 होता है। अमोनिया का उपयोग रासायनिक खाद बनाने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन बड़ा अच्छा है। हवा में परागण को क्या कहा जाता है? परागण का मतलब क्या होता है ना कि एक मान लीजिए कि पुष्प है, पुष्प में अलग अलग प्रकार का पार्ट होता है। परागकोश होता है, स्त्री केसर होता है, वर्तिकाग्र होता है, वर्तिका होता है, अंडाशय होता है। एक पुष्प के परागकोश से परागकण निकाल के वर्तिकाग्र तक पहुंचाने की प्रक्रिया को परागण कहा जाता है। अगर कोई फूल है, इस फूल के परागकोश में परागकण इकट्ठा होता है। परागकोश से परागकण को वर्तिकाग्र तक पहुंचाने की प्रक्रिया को परागण कहा जाता है। वर्तिकाग्र फूल के फीमेल का पार्ट है। वर्तिका और वर्तिकाग्र और अंडाशय एक पुष्प का फीमेल पार्ट है, इस बात को याद रखना है। और हवा के माध्यम से फैलता है, उसको वायु परागण कहा जाता है। अपने से होता है, उसको स्वपरागण कहा जाता है। यानी एक ही पुष्प के परागकोश से निकलकर उसी पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचता है, उसको स्वयुग्मन कहा जाता है। पक्षी परागण का मतलब कोई पक्षी गया
चिड़िया गया, चिड़िया पूरी तरीके से उसके परागकोश से परागकण को निकाल के किसी दूसरे फूल के परागवर्तिकाग्र में डाल देती है, तो पक्षी परागण हुआ। कीट के माध्यम से होगा, कीट परागण होगा। कीट कौन होगा, तो कीट पहचानने का तरीका जिसके पास 6 गो पैर होगा, 3 जोड़ा पैर वाले को ही कहा जाता है कीट। इस बात को भी थोड़ा सा याद रखना है। कीट के माध्यम से कीट परागण, पक्षी के माध्यम से पक्षी परागण, हवा के माध्यम से हवा परागण, अपने से स्वपरागण, जल परागण भी होता है। कमल के फूल में जल परागण होता है, जल के माध्यम से होगा तो जल परागण होगा। इस बात को भी याद रखें। जैसे गेहूँ में क्या होता है, हवा के माध्यम से परागण होता है। मधुमक्खी भी परागण करती है, तो मधुमक्खी को कीट परागण के रूप में याद रखेंगे। पौधे में हवा के माध्यम से परागण को वायु परागण कहा जाता है। पौधे के प्रजनन अंग पुष्प होते हैं, इस बात को याद रखना है। पौधे पुष्प के प्रमुख 4 भाग होते हैं, बाह्य दलपुंज, दलपुंज, पुमंग और जयांग। पुमंग मेल का पार्ट है, जयांग स्त्री का पार्ट है। फूल के पुमंग और जयांग प्रजनन की क्रिया में भाग लेते हैं। इन्हें आवश्यक अंग कहा जाता है, इन्हें जननांग कहा जाता है। पुमंग पुष्प के नर युग्मक मेल तथा जयांग मादा युग्मक फीमेल बनाते हैं। परागण 2 प्रकार से होता है, स्वपरागण और परपरागण। स्वपरागण का मतलब एक ही पुष्प में अपने परागकोश से परागकण को निकाल के उसी फूल के वर्तिकाग्र तक पहुंच गया, फूल फल में बदल गया, तो उसको स्वपरागण बोलेंगे। और परपरागण का मतलब दूसरा कोई माध्यम से आपका पूरी तरीके से परागण ट्रांसफर कर रहा है, हवा कर रहा है, पक्षी कर रहा है, कीट कर रहा है, पानी कर रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो स्वपरागण का मतलब जब पुष्प के परागकण को उसी पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचाने की प्रक्रिया को स्वपरागण कहा जाता है। और दूसरे के द्वारा परागण होगा उसको परपरागण कहा जाता है। स्वपोषी परपोषी का कंसेप्ट यहाँ पे अलग हो जाएगा। जब एक पुष्प का परागण उसी जाति के दूसरे पौधे पर स्थित पुष्प वर्तिकाग्र तक पहुंचे उसको परपरागण कहा जाता है। वायु परागण के लिए वायु के माध्यम से, कीट के माध्यम से, जल के माध्यम से, जंतु के माध्यम से, पक्षी के माध्यम से। युवा जो कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत एक कौशल विकास कार्यक्रम है, ये किसके द्वारा, दिल्ली पुलिस के द्वारा पूरी तरीके से शुरू किया गया था। करंट का क्वेश्चन, इसको हटाइए। केसर का सर्वाधिक उत्पादक राज्य, मुख्य उत्पादक राज्य, केसर का उत्पादक राज्य एकमात्र राज्य जम्मू कश्मीर। केसर का उत्पादन करेवा नामक मिट्टी पे होता है। केसर का उत्पादन किस मिट्टी पे, करेवा नामक मिट्टी पे होता है। करेवा नामक मिट्टी हिमालय के क्षेत्र में पाई जाती है। केसर का सर्वाधिक उत्पादन ईरान करता है और भारत में जम्मू कश्मीर करता है। केसर का वर्तिकाग्र हम लोग पूरी तरीके से खाते हैं। भारत में केसर का मुख्य उत्पादन जम्मू कश्मीर। पूरे विश्व में केसर का उत्पादन ईरान का प्रथम स्थान है। केसर विश्व का सबसे कीमती पौधा है। इसका वैज्ञानिक नाम क्रोकस एस्टाइवस केसर का वैज्ञानिक नाम है। इसका उपयोग मक्खन आदि खाद्य पदार्थों को सुगंधित करने के लिए होता है। कश्मीरी केसर को जीआई टैग प्राप्त हो चुका है। जीआई का मतलब भौगोलिक संकेत होता है। बिहार का जीआई टैग है शाही लीची, मगही पान, सिलाव खाजा, जर्दालू आम, मखाना, इस प्रकार की चीज़ों को जीआई टैग मिला है। जल शोधन का कौन सा तरीका सूक्ष्म जीवों को नष्ट नहीं करता है? एक ऐसा तरीका, जल शोधन का मतलब जल को शुद्ध करने का कौन सा तरीका तो सूक्ष्म जीव को नष्ट नहीं करेगा। उबालिएगा तो सूक्ष्म जीव मर जाएगा, क्लोरीन डालिएगा तो मर जाएगा, निस्यंदन पराबैंगनी किरण से भी मर, निस्यंदन के अंतर्गत पूरे सूक्ष्म जीव नष्ट नहीं होता। इस बात को अच्छे तरीके से याद रख लेना है। निस्यंदन प्रक्रिया के दौरान जल में उपस्थित मौजूद सूक्ष्म जीव नष्ट नहीं होता है। जल को शुद्ध करने का 2-3 गो तरीका है। आरओ का मतलब होता है ना, आरओ का मतलब रिवर्स ऑस्मोसिस आरओ का फुल फॉर्म होता है। आरओ से पानी को साफ किया जाता है। और यूवी रेडिएशन का मतलब अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन से भी पानी को साफ किया जा सकता है। पानी का मौजूद जो वायरस है उसको हम लोग पूरी तरीके से ख़त्म कर लेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं। एनएसडीएल का पूरा नाम नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटिंग लिमिटेड, नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड के रूप में इसको याद रखा जाता है। एनएसडीएल का पूरा नाम नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड। यह एक संगठन है जिसको सिक्योरिटीज मार्केट में ट्रेड करने वाली होल्डिंग्स और सिक्योरिटी शेयर और बॉन्ड के इसके लिए काम करती है। सारा व्यवस्था ऑनलाइन के रूप में करती है। कीट दंश में होने वाली खुजली किस कारण से होती है? पूछ रहा ना, कीट में कौन कौन सा अम्ल पाया जाता है? बिच्छू में कौन अम्ल, मधुमक्खी में कौन अम्ल, चींटी में कौन अम्ल। तो कीट जब काटता है तो फॉर्मिक अम्ल छोड़ता है। कीट कौन होगा? जिसको 3 जोड़ा पैर होगा। कीट पहचानने का सबसे आसान तरीका जिसमें 6 गो पैर होगा उसको कीट कहा जाता है। और कीट के कारण पूरी तरीका से जब दंश झेलना पड़ता है तो फॉर्मिक अम्ल पूरी तरह छोड़ता है। कीट
फॉर्मिक अम्ल। लैक्टिक अम्ल होता है दूध में, इस बात को भी याद रखना है। कीट दंश में होने वाली खुजली फॉर्मिक अम्ल के कारण होती है। एसिटिक अम्ल सरलतम कार्बोक्जिलिक अम्ल है। इसका कारण सिरका में खट्टा और तीखी खुशबू आती है, इसे एथेनोइक अम्ल के रूप में याद रखा जाता है। लैक्टिक अम्ल वाटर सोल्यूबल होता है, यह स्किन से जुड़ी परेशानियों को छुटकारा दिलाता है, त्वचा को ग्लोइंग और रेडिएंट रखने में सहयोग प्रदान करता है। जैसे दूध का हम लोग फेन उन लगाते हैं ना, उससे संबंधित है। क्वेश्चन है 24 नंबर। 24 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित हस्तियों पर विचार करिए। नसीरुद्दीन शाह, डॉली ठाकुर, गिरीश कर्नाड और मकरंद देशपांडे। ये सभी लोग थिएटर से जुड़ा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। नसीरुद्दीन शाह फिल्म अभिनेता हैं, 75 में फिल्म की शुरुआत किए थे। गिरीश कर्नाड कवि हैं, इस बात को याद रखना है। यह एक जाने माने कवि, रंगमंच कर्मी, कहानीकार, लेखक हैं। फिल्म अभिनेता गिरीश कर्नाड 1994 में साहित्य अकादमी पुरस्कार, 1998 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित इनको किया गया था, इस बात को भी थोड़ा सा याद रख लेना है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? महात्मा गांधी राष्ट्रीय उद्यान पोर्ट ब्लेयर जो कि अंडमान निकोबार में स्थित है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय उद्यान अंडमान निकोबार समूह वंडूर के पास है, इसलिए वंडूर राष्ट्रीय उद्यान के रूप में भी याद रखा जाता है। पोर्ट ब्लेयर में स्थित है। इसकी स्थापना 1983 में समुद्री जीवन की रक्षा करने के लिए वन्य जीव संरक्षण 1972 के अंतर्गत किया गया था। यह उद्यान 2 प्रमुख द्वीप समूह में, जो द्वीप लेबरेंस द्वीप और वनस्पति प्रकार की संरचना के लिए विविध पाई जाती है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में स्थित है। इसकी राजधानी पोर्ट ब्लेयर में स्थित है, जो कि दक्षिणी अंडमान में स्थित है। अंडमान और निकोबार को 10 डिग्री चरण अलग करता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह 96 वन्य जीव अभ्यारण्य और 9 राष्ट्रीय पार्क जैव संरक्षित क्षेत्र है। रानी झांसी मैरीन राष्ट्रीय पार्क अंडमान निकोबार में स्थित है। पिरोटन द्वीप अरब सागर में स्थित है द्वीप है। यह द्वीप गुजरात के जामनगर जिले में स्थित है। पिरोटन द्वीप मरीन नेशनल पार्क का भाग है। यह एक भारत का समुद्री अभ्यारण्य है, जिसकी स्थापना 1980 में किया गया था। एक दार्शनिक स्थल है। गंगा सागर एक प्रकार का द्वीप है। गंगा सागर लोग नहाने जाता है, पश्चिम बंगाल में गंगा सागर है। गंगा सागर द्वीप और गंगा सागर संगम भी कहलाता है। यह बंगाल की खाड़ी में कोलकाता से 150 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है। यह गंगा नदी का सागर में संगम के रूप में माना जाता है। इस द्वीप में ही बंगाल टाइगर का प्राकृतिक आवास है। रामेश्वरम तमिलनाडु राज्य में स्थित एक शांत शहर है और कारामाती पंबन द्वीप का हिस्सा है। यह पंबन द्वीप चैनल से पूरी तरह से जुड़ा हुआ है। अंडमान निकोबार में सेंटिनल जनजाति सबसे खूंखार जनजाति है। सेंटिनलीज जनजाति अंडमान निकोबार में पाई जाती है। क्वेश्चन है 26 नंबर। कुछ नहीं में कुछ का सृजन द्रव्यमान ऊर्जा का संरक्षण बताता है। जैसे हम लोग पढ़ते हैं ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत। ऊर्जा संरक्षण का ऊर्जा न तो उत्पन्न होता है और न ही नष्ट होता है। क्वेश्चन है कुछ नहीं में कुछ का सृजन द्रव्यमान ऊर्जा का संरक्षण से संबंधित है, इस बात को याद रखना है। कुछ नहीं में से कुछ का निर्माण द्रव्यमान ऊर्जा संरक्षण से संबंधित है, बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। आइंस्टीन ने बताया था कि द्रव्यमान और ऊर्जा 2 अलग अलग स्वरूप नहीं हैं, इसे एक दूसरे में परिवर्तित कर सकते हैं। द्रव्यमान जलाइएगा तो ऊर्जा निकलेगा। सबसे अच्छा एग्जाम्पल है चिपरी गोईठा जलाइएगा तो चिपरी गोईठा में कुछ ना कुछ द्रव्यमान है। उस द्रव्यमान को जलाने से ऊर्जा की उत्पत्ति होती है और ऊर्जा न तो उत्पन्न होती है और न ही नष्ट होता है। ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित होता है, वही ऊर्जा संरक्षण का नियम है। द्रव्यमान ऊर्जा अनुपात के अनुसार द्रव्यमान को ऊर्जा को पुनः द्रव्यमान में परिवर्तित कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मेरे पास जो ऊर्जा है उस ऊर्जा का ट्रांसफ़र आपके पास कर रहे हैं, आप में कुछ ना कुछ ऊर्जा हो रहा है और ऊर्जा मेरा बर्बाद कहाँ हो रहा है। ऊर्जा न तो उत्पन्न होता है और न ही नष्ट होता है, एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित हो जाता है। भूमध्य रेखा पर निम्नलिखित में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है? भूमध्य रेखा मेक्सिको से नहीं गुजरती है। मेक्सिको अमेरिका के बगल में एक देश है। मेक्सिको की राजधानी कहाँ पे है? मेक्सिको सिटी है। विश्व में सर्वाधिक चांदी का उत्पादन मेक्सिको करता है, इस बात को याद रखना। मेक्सिको उत्तरी अमेरिका में स्थित एक देश है जहाँ से भूमध्य रेखा नहीं गुजरती है। 0 डिग्री अक्षांश के नीचे भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा कहा जाता है। 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य की किरण भूमध्य रेखा पर चमकती है। विषुवत रेखा पर से होकर गुजरने वाले देश कौन कौन सा है? इक्वेडोर, कोलंबिया, ब्राज़ील, गैबोन, कांगो गणराज्य, लोकतांत्रिक कांगो, युगांडा, केन्या, सोमालिया, मालदीव, इंडोनेशिया तथा किरिबाती। भूमध्य रेखा 3 महाद्वीप से गुजरती है। आगे देखते हैं। भूमध्य रेखा 3 महाद्वीप से होकर गुजरती है। भूमध्य रेखा भारत के बीचों बीच से पृथ्वी के बीचों बीच से गुजरने वाली रेखा को भूमध्य रेखा कहा जाता है।
भूमध्य रेखा 3 महाद्वीप से गुजरती है। आइए किस किस महाद्वीप से गुजरती है थोड़ा सा चर्चा करते हैं। भूमध्य रेखा पर एशिया महाद्वीप के देश मालदीव, इंडोनेशिया और किरिबाती। भूमध्य रेखा पर स्थित अफ्रीका महादेश के देश सोमालिया, केन्या, साओ टोम एवं प्रिंसिपी, कांगो गणराज्य, लोकतांत्रिक कांगो, गेबोन, युगांडा। भूमध्य रेखा पर स्थित दक्षिण अमेरिका का देश ब्राज़ील, कोलंबिया और इक्वेडोर। ब्राज़ील के बारे में थोड़ा सा कहानी याद रखिएगा कि ब्राज़ील की राजधानी कहाँ पे है, ब्राज़ीलिया। विश्व का सबसे बड़ा जंगल अमेजन वर्षा वन ब्राज़ील में स्थित है। ब्राज़ील भी कृषि प्रधान देश है। कर्क रेखा उत्तरी अक्षांश में भूमध्य रेखा के समानांतर 23.5 उत्तरी अक्षांश को कहा जाता है। कर्क रेखा पर स्थित देश उत्तरी अमेरिका में कर्क रेखा पर स्थित हवाई द्वीप और मेक्सिको। अफ्रीका महादेश का स्थित देश जो कर्क रेखा पर स्थित है, लीबिया, नाइजर, अल्जीरिया, माली, पश्चिमी सहारा, मारिटानिया। एशिया महादेश के देश ताइवान, चीन, म्यांमार, बांग्लादेश, भारत, ओमान, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब। मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को मकर रेखा कहा जाता है। मकर रेखा विश्व में निम्नलिखित देशों से गुजरती है, अर्जेंटीना, पराग्वे, ब्राज़ील, नामीबिया। यही नामीबिया जहाँ से चीता हम लोग लाए थे। नामीबिया अफ्रीका महादेश में स्थित है। यहीं से चीता ला के मध्य प्रदेश के कूनो वन्यजीव अभयारण्य में वर्तमान में रखा गया है। इस बात को याद रख लेना है। बोत्सवाना कालाहारी मरुस्थल बोत्सवाना में स्थित है। दक्षिण अफ्रीका, मोजाम्बिक, मेडागास्कर, ऑस्ट्रेलिया, टोगा, फ्रेंच, ये सब मकर रेखा पर स्थित है। सूर्य तथा मकर रेखा पर वर्ष भर लंबवत प्रकाश पड़ती है। सूर्य कर्क रेखा तथा मकर रेखा के मध्य वर्ष भर लंबवत प्रकाश पड़ती है। कर्क रेखा पर सूर्य 21 जून तथा मकर रेखा पर 22 जून को लंबवत चमकता है। 21 जून को योग दिवस मनाते हैं और सबसे लंबा दिन के रूप में भी इसको याद रखा जाता है। क्वेश्चन है कि विश्व के इतिहास में पहली परमाणु आपदा कब घटी थी। विश्व में सबसे पहली बार परमाणु आपदा हुआ था 6 अगस्त 1945 को। सबसे पहली बार परमाणु बम अमेरिका के कहने पर, अमेरिका का एक राष्ट्रपति था हेनरी ट्रूमैन। जब बम गिराया जा रहा था उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति का नाम था हेनरी ट्रूमैन। 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर गिराया गया था और 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर गिराया गया था। 6 अगस्त 1945 को जिस बम गिराया गया था उसका नाम था लिटिल बॉय, यानी कि छोटा बम था। पहले लिटिल बॉय नाम का बम गिराया गया था और बाद का जो बम गिरा था उसका नाम था फैट मैन। जापान के ऊपर अमेरिका के द्वारा 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा के शहर पर सबसे पहला बम गिराया गया जिसका नाम था लिटिल बॉय। 9 अगस्त को नागासाकी पे गिराया गया, इसका नाम था फैट मैन। ये दोनों बम अमेरिका के द्वारा ही गिराया गया था। विश्व के इतिहास में पहली परमाणु आपदा 6 अगस्त 1945 को अमेरिका के द्वारा जापान के हिरोशिमा शहर पर तथा 9 अगस्त 1945 को नागासाकी दूसरी पर परमाणु बम गिराया गया। परमाणु बम नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर आधारित होता है। परमाणु बम में प्रायः यूरेनियम 235, पोलोनियम 239 का प्रयोग किया जाता है। प्रथम परमाणु बम रॉबर्ट ओपेनहीमर 1945 में बनाया था। हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन पर आधारित होता है। इसका आविष्कार एडवर्ड टेलर ने 1952 में किया था। हाइड्रोजन बम का निर्माण हाइड्रोजन के समस्थानिक ड्यूटेरियम या D2 या ट्राइटियम T3 के द्वारा किया जाता है। हाइड्रोजन बम की क्षमता परमाणु बम की अपेक्षा 1000 गुना अधिक होती है, यानी हाइड्रोजन बम बहुत ही शक्तिशाली होता है परमाणु बम के बनिस्पत। लेकिन हाइड्रोजन बम अगर हम लोग कहीं छोड़ते हैं तो उसका प्रभाव उसी समय लोगों को होगा, लेकिन अगर परमाणु बम छोड़ते हैं तो इसका परिणाम दूरगामी होगा, यानी बहुत लंबे समय तक लोगों में आघात पहुंचाता रहेगा। इसका परिणाम क्या है कि जापान में 1945 को बम गिराया गया था और आज भी गर्भ का बच्चा विकलांग जन्म लेता है, यानी कि परमाणु बम से पीढ़ी दर पीढ़ी खराब हो जाता है, लेकिन हाइड्रोजन बम से वर्तमान खराब हो जाता है। लेकिन हाइड्रोजन बम परमाणु बम की अपेक्षा 1000 गुना अधिक शक्तिशाली होता है। भारत में प्रथम परमाणु परीक्षण 18 मई 1974 को पोखरण राजस्थान में किया गया था। इंदिरा गांधी का उस समय शासनकाल था और इस कोड का नाम रखा गया था स्माइलिंग बुद्धा। भारत में दूसरा परमाणु परीक्षण 11 और 13 मई 1998 को किया गया था। इसका नाम रखा गया था मिशन शक्ति और कोड शक्ति 98 रखा गया था। इसमें यूरेनियम से लेकर ट्राइटियम ड्यूटेरियम तक का उपयोग किया गया था। इस समय भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे। भारत में परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के जनक होमी जहांगीर भाभा को याद रखा जाता है। भारत का प्रथम परमाणु संयंत्र तारापुर महाराष्ट्र में है, जिसे संयुक्त राज्य अमेरिका की सहायता से 1969 में बनाया गया था। याद रखना है यहीं पे इसरो की भी स्थापना 1969
और भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर तारापुर महाराष्ट्र अमेरिका के सहयोग से 1969 में, इसको भी याद रख लीजिएगा और अपने इसरो को भी याद रखना है। भारत का प्रथम अनुसंधान रिएक्टर अप्सरा, जिसको बार्क कहा जाता है, इसको इंग्लिश में लिखा जाता है BARC, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, इसकी स्थापना 1956 में किया गया था। सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण नाभिकीय संलयन अभिक्रिया के द्वारा होता है। हाइड्रोजन के समस्थानिक का संलयन होकर हीलियम के नाभिक का निर्माण होता है, ऊर्जा की उत्पत्ति होती है। क्वेश्चन है 29, हस्तांतरण मूल्य का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? हस्तांतरण मूल्य का संबंध किससे है? कर और हस्तांतरण का मतलब कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ट्रांसफर कर देना। कर और लेखांकन, बिल्कुल। टैक्स का हस्तांतरण का मतलब कि आपका पैसा, अब हमको जैसे हमको इनकम टैक्स देना होगा तो अपना पैसा का हस्तांतरण हम पूरी तरह सरकार को देंगे। तो कर और लेखांकन से पूरी तरीके से हस्तांतरण शब्द का संबंध है। हस्तांतरण मूल्य कराधान और लेखांकन का प्रयोग होता है। हस्तांतरण कीमत इस प्रकार इस प्रकार के एक मूल्य है जो स्वतंत्र उद्यमियों के बीच लेन देन की कीमतों में इस्तेमाल किया जाता है। यह वस्तु के हस्तांतरण से संबंधित है, इसमें कोई खास दिक्कत नहीं है। ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। भारत में किस राज्य में सर्वाधिक सिंचाई ट्यूबवेल द्वारा होती है? यानी भारत में सर्वाधिक सिंचाई नलकूप से होती है। तो सर्वाधिक नलकूप से सिंचाई होती है उत्तर प्रदेश में। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में सर्वाधिक सिंचाई नलकूप से उत्तर प्रदेश में होती है। भारत में सिंचाई का प्रमुख 4 प्रकार का साधन है। आइए कौन कौन सा साधन है? याद रखना है कि दक्षिण भारत में सिंचाई का साधन तालाब है और उत्तर भारत वाले क्षेत्र में ट्यूब यानी कि पंपी सेट से पानी हम लोग पटाते हैं। क्वेश्चन है 4 प्रकार का सिंचाई का व्यवस्था अपने भारत में है। कुआं के द्वारा, नलकूप के द्वारा, तालाब के द्वारा, नहरों के द्वारा। तो नहर में आपको याद रखना है कि भारत का सबसे बड़ा सिंचाई परियोजना इंदिरा गांधी सिंचाई परियोजना बनाया गया है राजस्थान में। भारत में सिंचाई का सबसे महत्वपूर्ण साधन नहर है, जिससे कुल सिंचित क्षेत्र का 40% भाग सिंचाई होता है। इसके अंतर्गत असम, पंजाब, हरियाणा, केरल, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल में होता है। सिंचाई का दूसरा मुख्य साधन है कुआं, इसके द्वारा 37% भाग पर सिंचाई होता है। तीसरा साधन है तालाब, इसके द्वारा 14% पर होता है। दक्षिण भारतीय राज्य आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु एवं उड़ीसा में तालाबों से सिंचाई होती है। क्वेश्चन पूछता है कि दक्षिण भारत में सिंचाई का सबसे प्रमुख साधन तो क्या है? तालाब है, क्योंकि सालों भर पानी तो वहाँ की नदी में रहता नहीं है, तालाब में थोड़ा थोड़ा पानी जमता होगा और वहाँ के खेतों में डाल दिया जाता होगा। नहर द्वारा सर्वाधिक सिंचाई उत्तर प्रदेश तथा तालाब द्वारा सर्वाधिक सिंचाई तमिलनाडु। ये दोनों क्वेश्चन आपको याद रखना है। दोनों क्वेश्चन पूरी तरीके से याद रखना है। नहर के द्वारा सर्वाधिक कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में। और तालाब के द्वारा सर्वाधिक कहाँ पे? तमिलनाडु में। सिंचाई का चतुर्थ साधन नलकूप है। इसकी कुल संचित क्षेत्र 7.7% है। इसके प्रमुख राज्य गुजरात, उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन पूछता है कि सर्वाधिक नलकूप से सिंचाई कहाँ पे उत्तर प्रदेश में होती है? बिहार में सिंचाई का साधन क्या क्या है? नहर, नलकूप, तालाब और कुआं सभी प्रकार का कर सकते हैं। बिहार में नहरों कुल सिंचित क्षेत्र 27% भाग सिंचित होता है, नलकूप से 61% भाग, तालाब और अन्य क्षेत्र से 11% भाग। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक सिंचाई कहाँ से होती है? कुआं से। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक सिंचाई कहाँ किससे होती है? कुआं से। नहर से सर्वाधिक यूपी, तालाब से सर्वाधिक तमिलनाडु और नहर कुआं से सर्वाधिक कहाँ पे? मध्य प्रदेश। सर्वाधिक कुआं से, तब नलकूप से, तब नहर से और तालाब से। राजस्थान में सिंचाई का प्रमुख साधन कुआं और नलकूप है। इससे कुल सिंचित क्षेत्र का 66% भाग सिंचाई हो जाता है। गौतम बुद्ध के संवादों की भाषा कहते हैं। संवाद का मतलब गौतम बुद्ध किस भाषा में प्रवचन किया करते थे? तो महात्मा बुद्ध के बारे में याद रखना है कि महात्मा बुद्ध जनसाधारण की भाषा यानी उस समय के भाषा में प्रवचन किया करते थे। और वो भाषा कौन था? तो वो भाषा पाली भाषा था। महावीर के द्वारा दिया गया प्रवचन प्राकृत भाषा में था और भगवान बुद्ध के द्वारा दिया गया भाषा पाली भाषा में था। पाली भाषा जनसाधारण का भाषा था, आम लोगों का पूरी तरीके से भाषा था। और आम लोगों के भाषा में ही आप समझाइएगा किसी को तो वो बेहतर तरीके से समझ सकता है। इस बात को महात्मा बुद्ध और महावीर समझ चुके थे, इसलिए अपने भाषा में, लोगों के भाषा में समझाने का प्रयास किए। जिस प्रकार का नेता आता है तो आपकी भाषा में समझाता है ना, उसी प्रकार से महात्मा बुद्ध जब आए थे तो अपने भाषा में, आम लोगों के भाषा में, पाली भाषा में समझाने का प्रयास किए और उनका प्रभाव बहुत ज़्यादा लोगों के ऊपर पड़ा। पाली भाषा में प्रवचन किया करते थे। प्राकृत भाषा आर्यों की भाषा, मध्य युग में भाषा हुआ करती थी। महावीर पाली भाषा में प्रवचन किया करते थे। संस्कृत भाषा यह भारतीय उपमहाद्वीप की एक भाषा है। यह हिंद आर्य की भाषा हुआ करती थी। भारत की सबसे प्राचीनतम भाषा है। मगधी भाषा
यह भारत के मध्य पूर्व में बोली जाने वाली भाषा है जिसका संबंध भोजपुरी और मैथिली से है। एड्स दिवस कब मनाते हैं? एड्स दिवस हम लोग मनाते हैं 1 दिसंबर को। एड्स से WBC खराब हो जाता है। शरीर का जो ब्लड है, ब्लड का WBC का टी सेल खराब होगा, WBC खराब होगा, रोग प्रतिरोधक क्षमता घटेगा और कोई भी बीमारी होगा तो पूरी तरीके से ठीक नहीं होगा। निम्नलिखित में से किस शहर में बांग्लादेश द्वारा नया कूटनीतिक डिप्लोमेटिक स्टेशन खोला गया? चेन्नई में खोला गया था अपना एक सेंटर। बांग्लादेश का एक सेंटर चेन्नई में वर्तमान में खोला गया। इसमें कोई खास क्वेश्चन नहीं है। ध्यानचंद पुरस्कार, इसमें याद रखना ही है, ध्यानचंद पुरस्कार का गठन 2002 में किया गया था। ध्यानचंद पुरस्कार रेफरी को दिया जाता है, जो पूरी तरीक़ा से खेल सिखाता है ना, उसको दिया जाता है, गुरु को दिया जाने वाला पुरस्कार है। यह क्रीड़ा और खेलों में जीवन भर उपलब्धि के लिए दिया जाने वाला पुरस्कार है। 10 लाख रुपया का पुरस्कार पूरी तरीके से दिया जाता है। 2022 में ध्यानचंद पुरस्कार किन किन को दिया गया उतना ज़रूरी नहीं है, बस याद रखना कि ध्यानचंद पुरस्कार 2002 से शुरू किया गया है। जीवन भर खेल की उपलब्धि के लिए दिया जाता है। 10 लाख रुपया का नगद पुरस्कार दिया जाता है। बंगाल विभाजन को रद्द किसने किया? बंगाल विभाजन किया कौन था? बंगाल विभाजन लॉर्ड कर्जन के द्वारा 1905 में किया गया था। 1905 में बंगाल विभाजन लॉर्ड कर्जन किया था। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, कई बार ये क्वेश्चन बिहार पुलिस पूछा है। बंगाल विभाजन रद्द किया था लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, कब? 1911 में। 1911 में बंगाल विभाजन रद्द कर दिया गया था और बंगाल विभाजन हुआ था 1905 में। आगे देखते हैं। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, इसका जो शासनकाल 1910 से 1916 तक होता है। बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया था। लॉर्ड कर्जन 20 जुलाई 1905 को बंगाल का विभाजन की घोषणा कर दिया गया। 16 अक्टूबर 1905 को विभाजन लागू हो गया। इसी दिन पूरे बंगाल में शोक दिवस मनाया गया। क्वेश्चन पूछता है कि बंगाल में शोक दिवस कब मनाया गया? 16 अक्टूबर को। 16 अक्टूबर को सभी लोग अपने हाथों पर राखी बांध के विरोध का प्रतीक पूरी तरीके से जताए थे। बंगाल विभाजन का विरोध बंगभंग आंदोलन चलाया गया था, उसे स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन जन्म हुआ। 6 मई 1910 को जॉर्ज पंचम इंग्लैंड के सम्राट बने। उनके सम्मान में 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली का एक दरबार आयोजन किया गया था। इसी दिल्ली दरबार आयोजन करने के बाद जन गण मन इनके सम्मान में पूरी तरीके से गाया गया था। वायसराय लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय ने सम्राट की ओर से बंगाल विभाजन को रद्द करने की घोषणा की। इस समय 1911 में भारत की राजधानी कोलकाता से हटाकर दिल्ली बनाने की घोषणा किया गया। 1912 में भारत की राजधानी दिल्ली बना दिया गया। चेम्सफोर्ड, लॉर्ड चेम्सफोर्ड का जो पीरियड है 1916 से 1921 तक में था। भारत का ये वायसराय बन गया था। 1916 में लखनऊ में कांग्रेस का मुस्लिम अधिवेशन एक साथ हुआ। इसी समय कांग्रेस में मुस्लिम लीग के साथ समझौता किया गया, जिसे लखनऊ पैक्ट कहा जाता है। इसकी अध्यक्षता RC मजूमदार नामक व्यक्ति हुआ करते थे। बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट होम रूल लीग की स्थापना किए थे। रॉलेट एक्ट 1919, मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड 1917, जलियांवाला बाग 1919 इसी के शासनकाल में हुआ था। लॉर्ड मिंटो द्वितीय, 1905 से 1910 में भारत का वायसराय बना था। इसके शासनकाल में प्रमुख घटनाएं घटी है। स्वदेशी आंदोलन, पार्लियामेंट सुधार 1909 में, 1907 में सूरत अधिवेशन, 1906 में आगा खान के द्वारा मुस्लिम लीग की स्थापना। भारतीय रॉकेट से छोड़े गए विश्व का सबसे छोटा अंतरिक्ष यान का क्या नाम है? स्प्राइट। भारतीय रॉकेट से छोड़े गए विश्व का सबसे छोटा अंतरिक्ष यान का नाम क्या था? स्प्राइट था। आगे हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन है कि भारत द्वारा 19 अप्रैल 1975 को पहला कृत्रिम उपग्रह आर्यभट्ट का प्रक्षेपण किया गया था। यानी कि भारत का सबसे